नमस्कार। आज के इस ताज़ा विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत ही अहम प्रशासनिक, संरचनात्मक और कानून व्यवस्था से जुड़े अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं, एकदम सीधे, सटीक और ओरिजिनल सोर्स के हवाले से। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो आजकल यूपी की सियासत में हर तरफ गूंज रहा है। आखिर राज्य के स्थानीय चुनाव यानी पंचायत चुनाव क्यों टल रहे हैं? आज हम जिन अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरह हैं। हम पंचायत चुनाव में देरी से शुरुआत करेंगे, फिर ट्रिपल टेस्ट के गणित को समझेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को देखेंगे, चुनाव खर्च की नई सीमाओं पर नजर डालेंगे, कैबिनेट के कुछ अन्य बड़े फैसलों की बात करेंगे और अंत में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कानून व्यवस्था अपडेट को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे ज्वलंत मुद्दे से, पंचायत चुनावों में हो रही देरी। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ यूं बनती है। हाल ही में कैबिनेट ने 5 सदस्यों वाले एक नए ओबीसी आयोग को मंजूरी दी है। अब इस आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आने की उम्मीद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चुनाव पहले होने थे वो अब खिसक कर सीधे 2027 में चले गए हैं। अब जरा सोचिए इसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर होगा। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 और 26 मई 2026 को ही खत्म हो रहा है, तो उसके बाद क्या? खैर, ग्रामीण प्रशासन का कामकाज न रुके, इसके लिए प्रशासकों की समितियां कार्यभार संभाल लेंगी और हाँ, फाइनल वोटर लिस्ट का काम भी अब 10 जून 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरी देरी के पीछे जो सबसे बड़ी कानूनी वजह है उसे समझते हैं, ट्रिपल टेस्ट। आखिर ये ट्रिपल टेस्ट भला क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई एक 3 कदम वाली कानूनी प्रक्रिया है। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले हर राज्य को ये टेस्ट पास करना ही होता है। यूपी सरकार भी इसे पूरा किए बिना चुनाव कराने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। इस टेस्ट के तहत नवगठित आयोग को, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज कर रहे हैं, 3 बड़े काम करने हैं। पहला, स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों की आबादी और उनके प्रतिनिधित्व की जरूरत की जांच करना। दूसरा, ये पक्का करना कि कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार न करें। और तीसरा, आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षित सीटों की सही संख्या तय करना। और यहाँ सबसे बड़ा पेच है सुप्रीम कोर्ट की वो सख्त लक्ष्मण रेखा। नियम बिल्कुल साफ हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, इन तीनों का कुल आरक्षण मिलाकर किसी भी हालात में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाने के लिए सरकार को ये गणित एकदम सटीक बैठाना ही होगा। चुनावों के इस कानूनी गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं और यूपी की ग्रामीण व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को देखते हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। ये ढांचा असल में काम कैसे करता है? ये मुख्य रूप से 3 परतों में बटा हुआ है। सबसे टॉप पर हैं 75 जिला पंचायतें, जहां चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सीडीओ अहम भूमिका निभाते हैं। बीच में आती हैं 828 क्षेत्र पंचायतें, जिन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ देखते हैं। और सबसे नीचे यानी ग्रास रूट लेवल पर है 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, जहां विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर काम करते हैं। इन स्तरों पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी मिलकर काम करते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 57,691। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन ग्राम प्रधानों की अनुमानित संख्या है जिनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि यूपी का ये लोकतांत्रिक ढांचा कितना विशाल है। अब बात करते हैं पैसों की। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च को लेकर कुछ नई और सख्त सीमाएं तय की हैं। यहाँ चुनावी खर्च का अंतर साफ नजर आता है। एक ग्राम पंचायत सदस्य के लिए खर्च की अधिकतम सीमा सिर्फ 10,000 रुपये रखी गई है। वहीं ग्राम प्रधान के लिए ये लिमिट 1,25,000 है और पूरे जिले का जिम्मा संभालने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ये रकम 7 लाख रुपये तय की गई है। एक और बहुत दिलचस्प फैक्टर है जो इन ग्रामीण चुनावों पर असर डाल रहा है, और वो है शहरीकरण। शहरों और नगर निगमों के तेजी से फैलने की वजह से ग्रामीण इलाकों का चुनावी नक्शा सिकुड़ गया है। परिसीमन के बाद 644 क्षेत्र पंचायत वार्ड, 15 जिला पंचायत वार्ड और 501 ग्राम पंचायतें खत्म हो गई हैं। इसके अलावा लगभग 1700 ग्राम पंचायत वार्ड भी कम हुए हैं। पंचायती राज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाल ही में यूपी कैबिनेट ने और क्या बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर वेटरनरी यानी पशु चिकित्सा के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके इंटर्नशिप भत्ते को सीधे 3 गुना कर दिया गया है। जो भत्ता पहले 4,000 रुपये था, वो अब 12,000 रुपये कर दिया गया है। इससे मथुरा, अयोध्या और मेरठ के विश्वविद्यालयों के छात्रों को जबरदस्त आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन को लेकर भी अहम मंजूरियां मिली हैं। आगरा मेट्रो के कॉरिडोर 2 के लिए मौजा चक अव्वल में मुफ्त जमीन ट्रांसफर करने को हरी झंडी मिल गई है। वहीं पूर्वांचल में युवाओं के लिए एक नया सरदार पटेल एपेक्स विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है, जो मिर्जापुर में 50 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनेगा। और अब हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एक बहुत ही अहम लॉ एंड ऑर्डर अपडेट। ये मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल से। 6 मई को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी।
चुनाव के बाद हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच सीबीआई कर रही है और अब उन्हें इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिलचस्प बात यह है कि इस जांच के तार अब सीधे यूपी से जुड़ गए हैं। सीबीआई और यूपी पुलिस की एक जॉइंट टीम ने यूपी के बलिया के रहने वाले आरोपी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। उसे मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा से तब पकड़ा गया जब वो अपने परिवार के साथ हरिद्वार से लौट रहा था। अयोध्या में हुई एक पिछली गिरफ्तारी के बाद इस केस में ये चौथी बड़ी गिरफ्तारी है। आगे की पूछताछ के लिए उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया है। तो इन सभी घटनाक्रमों को समेटते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो इतने बड़े प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं और साथ ही स्थानीय चुनावों में जो इतनी लंबी देरी हो रही है, क्या ये सब मिलकर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, ये देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा।